हेलो जी। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं सारी एएमसी कंपनीज की जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके बारे में हम समझेंगे कि वो काम कैसे करती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका पैसा कमाने का तरीका क्या है। और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे आज तीन मेन कंपनी के बारे में। हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल एएमसी के बारे में, हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया लाइफ एएमसी के बारे में, और हम बात करेंगे यूटीआई एएमसी के बारे में। जो एक एक कंपनी बचती है एचडीएफसी एमसी। एचडीएफसी एमसी के ऊपर हम पहले ही वीडियो कर चुके हैं, Q1 FY25 का रिजल्ट का पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, और उसमें भी हमने बिजनेस मॉडल समझ ही लिया था। तो वो आप जाओगे तो मेरी प्रोफाइल में हाइलाइट्स में आपको वो वीडियो मिल भी जाएगा, जिसमें हमने एचडीएफसी एमसी की बात करी थी। तो अभी जो बची हुई तीन एएमसी कंपनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले, अच्छा और एक और चीज, अगर ये बहुत लंबा वीडियो हुआ तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, नहीं तो आपको एक ही पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। अब देखते हैं कितना लंबा बनता है, कितनी कहानी हो पाती है ना, उसके हिसाब से देखते हैं। पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि ये पैसा पैसा कैसे कमाते हैं। तो एक 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 एएमसी कंपनी का काम क्या है, एएमसी कंपनी का काम क्या है कि पैसा उठाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी एसेट क्लास में हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे बहुत हर हर एएमसी कंपनी का आप देखोगे कि एक 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 पीएमएस चलता है। पीएमएस क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें ये इंडिविजुअली एचएनआईज को, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको उनको ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अगर मैं बात करूं पीएमएस की, तो पीएमएस हमेशा हमेशा 50 लाख से ऊपर का ही ब्रैकेट में आता है। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस इज 50 लाख रुपीज, और ये सेबी गाइडलाइन है ना। तो जिनका भी आप पीएमएस देखोगे तो उनका एवरेज टिकट साइज, सबका जो एयूएम है इंडिविजुअल क्लाइंट का, वो 50 लाख से ऊपर ही रहेगा। तो इनका ऐसे एक एक पीएमएस का बिजनेस चलता है, ऐसे इनके एआईएफ चलते हैं। एआईएफ क्या हो गया? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स चलते हैं। ऐसे ही इनके म्यूचुअल फंड्स चलते हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इनके इक्विटी फंड्स भी होते हैं, इनके इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स भी होते हैं, इनके डेट फंड्स भी होते हैं। तो ऐसे बतेरे तरह के अलग अलग फंड होते हैं। फिर इक्विटी वाले सेगमेंट में भी हम सब सब डिवाइड कर सकते हैं। अब उस सब सब डिविजन में हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई, एक हो गया आपका, अगर मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया कि एक लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर हमने डिवाइड कर दिया उसको एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड फंड में, मतलब इंडेक्स फंड और एक एक्टिवली मैनेज फंड में। या फिर कोई हमने एक एक थीमेटिक फंड लॉन्च कर दिया कि भाई ये पीएसयू बैंक का एक फंड है, या ये पीएसयू सेक्टर का एक फंड है, ये एक आपका डिफेंस ओरिएंटेड फंड है, ये आपका ईवी ओरिएंटेड फंड है। तो इस तरीके से भी डाइवर्सिफाई करते रहते हैं, है ना। तो इनका बेसिकली काम क्या है कि कंज्यूमर से पैसा उठाओ और उसको इन्वेस्ट करो, और उसके बीच में अपना एक कमीशन बनाओ, और ये कमीशन लेते हैं अपना एयूएम के ऊपर। तो आप ऐसा समझो, चाहे चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये अपना कमीशन लेंगे एयूएम के बेसिस पे। तो जो आपका अभी करंट वैल्यू चल रहा है उसके ऊपर ये आपका कमीशन ले लेता है। तो जैसे आपने अपने म्यूचुअल फंड्स में देखा होगा, क्योंकि सबसे सबसे ज्यादा रेजोनेट हम करेंगे म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड से समझ लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो अगर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये क्या करते हैं, एक 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 जो भी सेबी की गाइडलाइंस है, भाई आरआईए रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर कोई भी एनी एक्सवाइजेड गाइडलाइंस है कि भाई सीए होना चाहिए, सीएफए होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, जो भी है वो एक एक बंदा पकड़ते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको बनाते हैं फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर बना के उससे उससे अलग अलग तरीके के फंड लॉन्च कराते हैं। वो एक एक्टिवली मैनेज फंड बनाता है। वो फंड बनाता है, तो सपोज उसने एक लार्ज कैप फंड बनाया, लार्ज कैप फंड में उसने लिए 40 कंपनियां ले ली। अब आप क्या है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको स्मॉल कैप के एग्जांपल से समझते हैं। स्मॉल कैप में हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या होगा? आपने एक उसने 40 कंपनियों का एक लिस्ट बना लिया। अब क्या है, अब ये प्योर एंड प्योर डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। अब फंड मैनेजर की कोई भी एडिशनल एडिशनल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपने एक फंड मैनेजर हायर कर लिया, फंड मैनेजर को सैलरी दे दी, उसको एक लैपटॉप दे दिया, आपका इन्वेस्टमेंट वहां खत्म हो गया। अब सारा का सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि अब वो फंड मैनेजर उसी सैलरी में और उसी लैपटॉप में वो 100 रुपए का फंड भी मैनेज कर सकता है, और वो 100 करोड़ का भी फंड मैनेज कर सकता है, और वो 1 लाख करोड़ का भी फंड मैनेज कर सकता है। हर हर इंक्रीमेंटल जो पैसा आ रहा है उसके लिए कोई कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ रही कि भाई अभी 1,000 करोड़ का फंड फंड था, तो अभी हमें एक्स कॉस्ट पे करनी है, और जब 10,000 करोड़ का फंड हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट 10x हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कॉस्ट हमेशा हमारी मतलब बेयर मिनिमम ही रहती है। एक ऐसे समझ लो कि एक बार आपने कॉस्टिंग लगा दिया, आपने एक एम्प्लॉय बैठा दिया, आपने फंड बना दिया, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप कर दिया, तो उसके बाद आपकी इंक्रीमेंटल कोई कॉस्ट ही नहीं। और
फिर आपके फंड को क्या करना है कि जितना अच्छा आपका फंड परफॉर्म करेगा उतना ज्यादा इनफ्लो ऑफ मनी आएगा। क्या होता है आप ऐसे समझो, रिटेल निवेशक क्या करता है, रिटेल निवेशक जाके देखता है एनएवी, उसका वो अपना फोन का ऐप खोलता है, ऐप खोल के देखता है एनएवी कि भाई आज कौन सा फंड बढ़ा, आज कौन सा फंड बढ़ा, आज अगर आज उसको इन्वेस्ट करना है, आज मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो रिटेल निवेशक का माइंडसेट कैसे होता है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो जाता है, वो देखता है एनएवी, एनएवी देख के उसको पता चलता है कि भाई एचडीएफसी एएमसी वाले फंड ने तो उसको लार्ज कैप में लगाना है, तो उसको पता चला कि एचडीएफसी एएमसी वाले फंड ने तो दिया 20% का रिटर्न, निपॉन इंडिया वाले ने दिया 17% का रिटर्न पिछले 1 साल में, और यूटीआई वाले ने दिया 15% का रिटर्न, तो वो उठाएगा और एचडीएफसी एएमसी वाले फंड में पैसा डाल देगा। अब उसको मतलब ही नहीं है क्या वो एचडीएफसी एएमसी वाले फंड ने कोई कोई अच्छी कंपनी ले रखी है, या सिर्फ पीएसयू पीएसयू भर रखा है, या कोई कचरा कंपनी भर रखी है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो जाता है, देखता है एनएवी, देखता है जिसकी एनएवी में ज्यादा रिटर्न दिख रहा होता है वो उस फंड में जाके पैसा डाल देता है। तो यहाँ पर एनएवी का खेल बहुत है। तो अगर आप देखोगे, अगर कोई फंड लगातार अंडर परफॉर्म करता रहता है ना, अंडर परफॉर्म करता रहता है, तो उससे पूरी जो एएमसी कंपनी होती है उसकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है और उसके फंड में इन्फ्लो कम हो जाता है। और वहीं जो जो फंड अच्छा कर रहा होता है उसकी कंपनी के फंड्स में इन्फ्लो बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि आपने एक फंड मैनेजर बिठाया, फंड मैनेजर ने 40 कंपनियों की लिस्ट बनाई, स्मॉल कैप फंड बनाया उसने एक, और उसने 40 कंपनियों की एक लिस्ट बना ली। अब उसमें उसने इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट जैसे ही आया और स्मॉल कैप कंपनी थी, तो उसने उसको थोड़ा सा पुश किया, क्योंकि डिमांड क्रिएट हुआ, और उन्हीं सेट ऑफ स्टॉक्स में डिमांड क्रिएट हुआ, उन्हीं सेट ऑफ स्टॉक्स में डिमांड क्रिएट हुआ, तो उसकी एनएवी बढ़ गई। अब जिस दिन रिटेल निवेशक देखेगा कि भाई सपोज एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड निकला और उसके उसके लिए हुए स्टॉक्स ने अच्छा किया और इस वजह से उसकी एनएवी बढ़ गई, तो जाके देखेगा कि भैया मेरे वाले ने तो अच्छा ही नहीं किया, इस वाले में से निकालो और एचडीएफसी वाले में डाल दो, तो एचडीएफसी वाले में फिर इन्फ्लो आ गया। अब फंड मैनेजर के हाथ में तो है नहीं कि भाई ये सोचे कि मेरे जो लिए हुए स्टॉक्स थे वो अब ज्यादा बढ़ गए हैं, इस लेवल पे लेने का मतलब ही नहीं है। उसके पास तो अगर पैसा आएगा तो उसको तो डिप्लॉय करना ही करना है। अगर अगर उसके पास कोई इस तरीके का कंट्रोल नहीं है कि अभी मार्केट ओवर हीटेड लग रहा है तो मैं अभी थोड़ा सा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा कॉशन कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा फंड चला रहा है ना, तो वो उसको सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब उसको ये उसको ये इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये बंदा मेरे पास सबसे पहले आया था और ये मेरे पास घुसा था 50 की एनएवी पे और आज 500 का एनएवी हो गया। जो 500 की एनएवी पे घुस रहा है उसको उस प्रपोर्शन में उसको शेयर देना ही पड़ेगा, एलोकेट करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है जैसे ही फंड की एनएवी बढ़ना स्टार्ट होती है, अब वहां पर दूसरे फंड्स में से पैसा निकल निकल के इस वाले फंड में आता रहता है, जो नया पैसा होता है वो इस वाले फंड में आता रहता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि जो जो पीछे बैठा म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके पास कोई कोई पावर तो है नहीं इस चीज को डिसाइड करने की कि नहीं अभी आप मत डालो, अभी आप मत डालो, तो वो उसको उठा के मजबूरी में वही स्टॉक वापस खरीदने पड़ते हैं। वही स्टॉक वापस खरीदते हो तो और ज्यादा डिमांड आती है, और ज्यादा डिमांड आती है, वो फंड का एनएवी और ऊपर जाता है। तो यही साइकिल गोल 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 घूमता रहता है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर रिडम्पशन ना आने लग जाए। तो ये साइकिल तो चलता रहेगा जब तक आपका रिडेम्पशन नहीं आ रहा। अब जब रिडेम्पशन आता है तब बिल्कुल ही उल्टी चीज होती है, तब सब लोग रिडीम करने लगते हैं, फिर लोग देखते हैं कि यार इसका तो एनएवी घट रहा है, फिर इसमें से रिडीम करो, तो इस पे इन्हीं के स्टॉक्स पे प्रेशर बन जाता है। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम क्या है कि इनके इनके जो लिए हुए शेयर होते हैं ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। आप जाके देखोगे कोई भी फंड, अगर कोई भी स्मॉल कैप फंड उठाओगे और आप जाके उसमें सर्च करोगे कि फॉर सपोज एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 फंड है, कोई ऐसा फंड बना रखा है एक्टिवली मैनेज फंड, तो उसमें आप जाके देखोगे तो उसकी पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे कि भाई उसने उसने कौन कौन सा शेयर खरीदा, कि कोई कोई एक छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पकड़ ली, कोई एक छोटी ज्वेलरी कंपनी पकड़ ली, कोई छोटी बैंक पकड़ ली, कुछ भी पकड़ लिया, जो भी शेयर है उस शेयर का नाम और शेयर का प्रोपोर्शन दिखता है। तो आदमी एयूएम जो जो उसका पैसा देके लगने वाला है उसमें तो डालता है 50 रुपए, और उसके बाहर बैठ के उसी रेशो में वो शेयर खरीदने लग जाता है। तो एक फंड के पीछे ऐसे भी बहुत सारी डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो इस वजह से भी एनएवी बूस्ट करता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो बेसिकली हम एएमसी बिजनेस पे वापस आ जाते हैं। तो एएमसी बिजनेस ने क्या किया कि जैसे जैसे आपका आपका जो आप एयूएम बना रहे हो हम एयूएम पे कट लेंगे। अब क्या होता है, जब बुल मार्केट होता है तो बुल मार्केट में दो चीजें होती हैं, दो दो तरीके से इनको बूस्ट मिलता है प्रॉफिट में। पहला तो क्या है, अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब आपके शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है इसका मतलब एयूएम ऊपर जा रहा है। मतलब आपके फंड में किसी ने 100 रुपया डाला और वो एनएवी बढ़ के डबल हो गया, तो 100 रुपए का 200 रुपये हुआ, तो एयूएम उस इंडिविजुअल क्लाइंट का 200 रुपया हो गया ना, तो एयूएम पे ये फीस लेता है। तो जब बुल मार्केट होता है तब आपका एयूएम भी लगातार बढ़ता है, और एयूएम बढ़ रहा है और लोगों को फोमो हो रहा है कि भाई इनका तो एनएवी और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से नया पैसा भी अंदर आता है, नया पैसा अंदर आता है, तो इनका मतलब डबल रेट से पैसा बनता है। ऐसे समझ लें हम कि इनको नया इनफ्लो ऑफ मनी भी मिलता है और जो पुराना पैसा पड़ा हुआ है उसका उसमें ग्रोथ आ रहा है, इसलिए हमारा एयूएम भी बढ़ रहा है। तो आपने जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा
कि आपका एक्सपेंस रेशो हो गया या एग्जिट लोड हो गया। एग्जिट लोड तो तब हो गया जब आप फंड छोड़ के जा रहे हो, है ना? तो वो लगता है, या जो जो आपका एक्सपेंस रेशो होता है वो आपके एवरीडे एनएवी में से कटता रहता है। तो इस तरीके से ये इनका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब एक थोड़ा सा समझ लेते हैं पैसा कहाँ पर ज्यादा बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है इक्विटी फंड्स में। और उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा बनता है एक्टिवली मैनेज फंड्स में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपने एक आदमी बैठा रखा है, और उसकी वजह से आप एक प्रीमियम चार्ज कर रहे हो कि हमने आपके लिए एक पर्सनली आदमी बैठा रखा है, जो बैठ के आपके शेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, एक एक अपना अपना दिमाग लगाने बैठा हुआ है पीछे। तो इसकी वजह से आप अपने एक्टिवली मैनेज फंड्स पे ज्यादा चार्जेस ले सकते हो एज कम्पेयर टू पैसिवली मैनेज या इंडेक्स फंड्स। क्योंकि इंडेक्स फंड में तो कोई ना कोई इंडेक्स कॉपी करेगा कि भाई मैं वो ये निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, तो जो प्रपोर्शन निफ्टी 50 में है वही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप अलग से कोई दिमाग तो लगा नहीं रहे हो, तो उनका हमेशा एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा आपको। तो इनकी ज्यादा कमाई होती है एक्टिवली मैनेज फंड्स में से, है ना? अब देख लेते हैं कि पूरी इंडस्ट्री में ओवरऑल क्या ग्रोथ रही। उसके बाद हम तीनों कंपनी को इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे, फिर हमें समझ में आएगा जिस कंपनी का ग्रोथ रेट इंडस्ट्री से नीचे है वो हमेशा मार्केट शेयर लूज करता हुआ दिखेगा। वहीं जो इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है वो मार्केट शेयर गेन करता हुआ दिखेगा। अभी हमने एचडीएफसी की बात पहले ही कर चुके हैं, वैसे आप वो वीडियो देख लेना, बट वो मैं बता देता हूँ, एचडीएफसी एमसी मार्केट शेयर गेन कर रही है क्योंकि वो इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। अब हम इन इन तीन कंपनी के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पूरी इंडस्ट्री ने कैसा किया। अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, एक सेकेंड, अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ग्रोथ आया 36% एयूएम ग्रोथ आया ऑन अ वाई लेवल, और 9% का ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, है ना? तो पूरी इंडस्ट्री 36% से बढ़ गई वाई लेवल पे, और वहीं 9% से बढ़ गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो आप देखो कितना कितना ज्यादा ग्रोथ रेट आ रहा है। और ये सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो सब लोग इक्विटी में आना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री 36% पे ग्रो कर रही है, और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री भी नहीं है ना? अब उसमें एक और चीज समझ लेते हैं। इनके दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। एक होता है T30 सीरीज, टी फॉर टेबल वाला टी 30 सिटीज होती है हमारी टॉप 30 सिटीज, जो कंट्री की सबसे ग्रीन टॉप 30 सिटीज है ना, मतलब जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, ये सारी सिटीज होगी। तो यहाँ से कितना एयूएम आ रहा है वर्सेस B30 सिटीज, मतलब जो नेक्स्ट हमारी छोटे टाउन है, Tier 2, 3, 4, 5, 6 वाले टाउन है, वहां से कितना एयूएम आ रहा है। अब जिस भी कंपनी का आप देखो कि B30 का शेयर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप छोटी से छोटी सिटी में भी पेनिट्रेट कर चुके हो, है ना? तो अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं तो पूरी इंडस्ट्री का B30 वाला शेयर बढ़ के हो गया 18.1% के आसपास। तो मतलब 82% आ रहा है T30 सिटी से, और 18% आ रहा है हमारा B30 सिटी से। अगर हम अगर हम पूरे इंडस्ट्री का इक्विटी एयूएम की बात करें, अभी तो हमने पूरा एयूएम पढ़ा था कि भाई इसमें डेट भी है, इसमें इक्विटी भी है, इसमें लिक्विड फंड भी है, इसमें मार्केट लिंक कोई भी फंड है, मतलब को किसी भी तरीके का फंड है, वो सारे फंड्स को मिला लें तो उसमें आई 36% की एयूएम ग्रोथ। अब हम एकदम इक्विटी वाले सेगमेंट में देख लेते हैं, इक्विटी वाले सेगमेंट में क्या हुआ। इक्विटी वाले सेगमेंट में हमें दिखेगा, हाँ, यहाँ पर और भी तेज ग्रोथ आई क्योंकि सारा का सारा शिफ्ट फोकस हुआ है इक्विटी की तरफ। इक्विटी वाला सेगमेंट हमारा बढ़ा है 57% से ऑन अ वाई बेसिस, और 12% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, है ना? अब आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आदित्य बिरला कैपिटल की, पहली कंपनी उठा लेते हैं। अब आदित्य बिरला कैपिटल एक एएमसी बिजनेस है, जैसा अभी हमने समझाई, और इसका मार्केट कैप है करीबन 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपीज के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर मैं टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करूं इनका, तो इनका टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम बढ़ा 19% ऑन वाई लेवल एंड 12% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, है ना? तो यही हमें इस कंपनी का एनालिसिस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी इंडस्ट्री रेट से नीचे ग्रो कर रही है, आपने पूरी इंडस्ट्री का एयूएम ग्रोथ था 36% का, यहाँ पर एयूएम ग्रोथ आया 19% का। तो आपको एक ऐसी कंपनी लेनी ही क्यों है जो अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है, जो अपनी पोजीशन छोड़ रही है। आप एक चीज बताओ, आप किसी भी हारते हुए घोड़े पे क्यों पैसा लगाना चाहोगे, है ना? तो कायदे से तो हमें एनालिसिस यही बंद कर देनी चाहिए, बट फिर भी हम देख लेते हैं और क्या क्या हो रहा है। अगर इनके इक्विटी फंड की बात करूं तो इक्विटी फंड में ईयूएम ग्रोथ आया 37% का ऑन वाई बेसिस, और 7% का ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यहाँ इक्विटी फंड भी बीट नहीं कर पाया हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को, मतलब कि ओवरऑल एयूएम पे तो मार्केट शेयर छोड़ ही रहे हैं, इक्विटी वाले में भी छोड़ रहे हैं। वहीं जहां पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 57% से, ये 37% पे ही ग्रो कर रहे हैं। इनका बी 30 का सेगमेंट देखें तो B30 के सेगमेंट में आई 30% की ग्रोथ। और अब जो इक्विटी मिक्स है, मतलब पूरे एयूएम में
इक्विटी वाला पोर्शन कितना है, इक्विटी वाला पोर्शन कितना है, वो हो गया 41%। मतलब अगर अगर ये 100 रुपए का इनके पास एयूएम है, तो 100 रुपए में से 41 रुपीज तो हमारे सिर्फ इक्विटी इक्विटी के ही हैं। जो सॉरी, पिछले साल था 41% और इस साल हो गया 48%। तो पिछले साल जो इक्विटी इक्विटी एयूएम का परसेंटेज 41% था, वो अब बढ़ के हो गया 48%। अगर एसआईपी इनफ्लो की बात करूं, अब एसआईपी इनफ्लो इन सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई जब डाउन साइकिल आएगा, जब मार्केट नीचे गिरने लगेगा, तो एसआईपी थोड़ी सी स्टिकी होती है। एसआईपी जनरली लोग बाग मतलब इतनी इतनी ज्यादा पेस पे रोकते नहीं है कि भाई कल के कल एसआईपी रोक दे। वहीं क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे रुक जाता है कि सपोज आज आपको मार्केट में 10 लाख रुपए डालने हैं और मार्केट आज 20% नीचे है, तो आप नहीं डाल सकते, कोई भी रिटेल निवेशक नहीं डाल सकता। यही तो माइंडसेट की बात है ना। तो जब जब डाउन साइकिल आएगी तब इनको इक्विट जो इनका एसआईपी वाला सेगमेंट है ना, वो थोड़ा सा सेव करेगा, वहीं से इनफ्लो आएगा रेगुलर। क्योंकि ऐसा बहुत कम इनफ्लो, मतलब इनफ्लो बहुत कम हो जाता है जब डाउन साइकिल आता है। तब कोई मार्केट्स में पैसा डालना ही नहीं चाहता, तो इनके पास एयूएम भी नहीं आता। ऊपर से जो अभी इनको डबल ग्रोथ मिल रही है, उस टाइम इनको डबल मार पड़ती है। क्यों? एयूएम भी नीचे जाता है और इनफ्लो भी धीरे हो जाता है। इनफ्लो भी धीरे हो गया, एयूएम भी नीचे आया, तो इनकी फीस इनकम कम हो जाती है। तब ये एकदम ऐसी तैसी हो जाती है कंपनी की, है ना। तो इनका एसआईपी इनफ्लो हमें देखना पड़ेगा कि एसआईपी इनफ्लो किस रेट से बढ़ता है। अगर एसआईपी इनफ्लो की बात करें, तो एसआईपी इनफ्लो 39% से बड़ा वैल्यू में, मतलब कितना कितना ज्यादा पैसा आ रहा है, अब वो बड़ा 39% ऑन वाई वाई बेसिस। और नई एसआईपी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3 गुना हो गई, 3 गुना नई एसआईपी रजिस्टर हो गई। अगर अगर इनके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, तो ये 19,000 से ज्यादा पिन कोड पे ऑपरेट करते हैं विद 300+ लोकेशन। और इनका 20% सेगमेंट आता है D30 सिटीज से। मतलब 80% आ रहा है हमारा, 80% आ रहा है हमारा T30 सिटीज से। और अगर लास्टली फाइनली पैट की बात करें, तो कंपनी का पैट बड़ा 13% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एंड 28% ऑन अ वाई वाई लेवल। और कंपनी अपना 50% ऑफ द प्रॉफिट डिविडेंड आउट कर देती है। अभी हम आगे चल के देखेंगे, ये भी कोई अच्छा नंबर नहीं है। जो जितनी भी और एएमसी कंपनी है ना, वो 90, 95, 99, 100% तक अपना सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड आउट कर देती है। क्योंकि इनका कोई खर्चा तो है नहीं, सारा प्लेटफॉर्म बिजनेस है और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या कर रहे हो भाई, एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी तो आपने पहले एक्सपेंसेस में निकाल ही दी ना। तो जो आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट का तो आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो उठाकर आप सारा का सारा शेयर होल्डर को दे देते हो। तो ये उस वाले मेट्रिक में भी थोड़ा सा नीचे है। और खैर अभी नया नया एएमसी भी है। मतलब हमने एक चीज तो देख ली कि हमारे लिए जो आदित्य बिरला कैपिटल एएमसी है, वो एक अच्छा बिजनेस नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे मेन पॉइंट वो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री से कम लेवल पे ग्रो कर रहा है। अगर कोई भी कंपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से कम ग्रो करेगी, तो इसका मतलब मार्केट शेयर छोड़ती जाएगी। पर हमें मार्केट शेयर छोड़ने वाली कंपनी में पैसा लगाना ही क्यों? ऊपर से अगर हम आगे चल के देखेंगे, तो ये अपना सारा का प्रॉफिट भी नहीं दे रहे हैं, ये अपना 50% प्रॉफिट डिविडेंड आउट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास सेम सेक्टर में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम आदित्य बिरला की तरफ देखेंगे क्यों। अब आ जाते हैं हम सेकंड कंपनी की तरफ। सेकंड कंपनी हम देख लेते हैं निपॉन इंडिया लाइफ एएमसी। इनका आपने नाम इंडिया के नाम से फंड देखा होगा, नाम इंडिया के नाम से फंड लॉन्च करते हैं। ये भी एएमसी कंपनी है। इनका मार्केट कैप है करीबन 41,500 करोड़, मतलब पिछले वाले से डबल है, आदित्य बिरला से डबल मार्केट कैप है। अगर मैं नाम इंडिया की बात करूं, तो नाम इंडिया का एयूएम ग्रो करके हो गया करीबन 6 लाख करोड़ के आसपास का, है ना। और म्यूचुअल फंड एयूएम में हो गया 50,000 करोड़ के आसपास का। क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पीएमएस वाला। इनका शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अभी आगे चल के हम देखेंगे भी, 60-67% के आसपास इनका पीएमएस वाला सेगमेंट है। तो अगर मैं एयूएम की ग्रोथ देखूं, तो एयूएम बढ़ा 54% ऑन अ वाईओवाई लेवल एंड 12% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। देखो, अब ये इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो किया, इसका मतलब इसने मार्केट शेयर कैप्चर किया। तो अभी हमने दो दो कंपनी देखी, सॉरी एक तीन मान लेते हैं। हमने एचडीएफसी एमसी देखा, जिसका मैंने पहले वीडियो बना ही रखा है। एक हमने आदित्य बिरला देखा और एक हमने निपॉन देखा। एचडीएफसी एमसी इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। निपॉन इंडिया इंडस्ट्री से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। और मार्केट शेयर कैप्चर कर किससे रहा है? हमारी आदित्य बिरला से, क्योंकि वो इंडस्ट्री से कम पेस पे ग्रो कर रहा है ना। अगर हम इसका बात कर ले, तो ये तो हमने देख ही लिया कि एयूएम बढ़ा 54% ऑन वाई लेवल एंड 12% ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं इनका मार्केट शेयर बढ़ा 93 बिप्स से। वही देखो, सेम चीज। अगर आप इंडस्ट्री से ज्यादा लेवल पे ग्रो करोगे, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि आप ऐसे समझो ना कि अगर अगर पूरी इंडस्ट्री 100 रुपए से बढ़ रही है, 100 रुपए से बढ़ रही है, और आप इंडस्ट्री से 100 रुपए, पूरी इंडस्ट्री का 10% ग्रोथ है ना। मतलब हजार हजार करोड़ का इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री 100 करोड़ रुपए से बढ़ रहा है, तो मतलब 10% का इंक्रीज आ रहा है इंडस्ट्री में।
बट वहीं आप उस इंडस्ट्री में एक 500 करोड़ के प्लेयर हो, और 500 करोड़ के प्लेयर हो और आप 20% से बढ़ रहे हो, तो सारी की सारी इंडस्ट्री की ग्रोथ आप ही लेगा। तो जो भी बंदा इंडस्ट्री से ज्यादा लेवल पे ग्रो करेगा, वो किसी ना किसी की बिजनेस को खराब करेगा, किसी ना किसी का बिजनेस तोड़ेगा, और उसका बिजनेस तोड़ के अपने पास लेके आएगा, उसकी ऐसी तैसी करेगा, उसका धंधा बंद करा देगा। तो वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला, इनका मार्केट शेयर बढ़ा 93 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.93% से ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड 0.24% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं इनका जो इनका इक्विटी वाला मार्केट शेयर है, वो अब हो गया 6.88% का, मतलब 6.9% के आसपास का हो गया, जो बड़ा 12x ऑन क्वार्टर लेवल। और अगर इनका ईटीएफ मार्केट शेयर की बात करूं, ईटीएफ क्या हो गया, हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करूं तो इनका मार्केट शेयर पहुंच गया 17.8% के आसपास। अगर इक्विटी सेगमेंट की बात करूं अगर इक्विटी सेगमेंट की बात करूं तो इक्विटी सेगमेंट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 44.5% टू 50%, मतलब पहले इनकी टोटल एयूएम का 44.5% इक्विटी सेगमेंट हुआ करता था, और अब वो हो गया है 50% ऑन अ वाई बेसिस। और इसमें से अगर एयूएम की बात करूं तो इसमें से 30% एयूएम आता है रिटेल से, 28% आता है एचएनआई से, एंड 42% आता है कॉर्पोरेट से, है ना। अगर इनके नंबर ऑफ फोलियो मतलब नंबर ऑफ यूनिक एसआईपी, है ना, नंबर ऑफ यूनिक एसआईपी की बात करूं तो वो बड़ी 63% से ऑन वाई बाय बेसिस। और एसआईपी का जो क्वांटम है, मतलब कितने कितने ज्यादा करोड़ की एसआईपी हुई, वो पड़ा 76% ऑन वाई वाई बेसिस, है ना। और अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूं तो ये 263 लोकेशन का प्रेजेंट है, और मोर देन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के चल रहे हैं। अगर इनकी पैट की बात करूं तो इनका पैट बढ़ा 41% से ऑन वाई वाई लेवल, और डिप किया 3% से ऑन क्वार्टर लेवल। और अब ये अपना 99% प्रॉफिट डिविडेंड आउट कर देते हैं। अब देखो तीन चार मेन चीजें देखते हैं। हमने आदित्य बिरला में पढ़ा कि वो ग्रो कर रहा है करीबन 19-20% के आसपास से वाई वाई लेवल की ग्रोथ कर रहा है। इंडस्ट्री की ग्रोथ है 36% की, और निपॉन ने ग्रो किया 54% पे, तो निपॉन ने मार्केट शेयर खींच लिया। इसी की वजह से आप देखो कि यहाँ पर पैट का भी ग्रोथ आया, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग हुआ, इन्होंने मार्केट शेयर भी कैप्चर किया। तो अगर आपको आज किसी इन दोनों में से, आदित्य में से और निपॉन में से एक एक एएमसी कंपनी में आज जाके इन्वेस्ट करना हुआ, तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, और उसका सीधा सीधा सा जवाब है निपॉन। तो हमारे लिए निपॉन विल बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट बेट देन हमारा आदित्य बिरला एएमसी। अब फाइनली हम आ जाते हैं यूटीआई एएमसी के ऊपर। अब यूटीआई एएमसी भी एक एएमसी कंपनी है, बट ये इंडिया की सबसे पुरानी एएमसी कंपनी है, और इसका मार्केट कैप की बात करें तो 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब अभी एक नया कंपनी आया है आदित्य बिरला एएमसी, उसने 20,000 करोड़ का मार्केट कैप बना लिया। निपॉन इंडिया एएमसी ने करीबन करीबन 42,000 का मार्केट कैप बना लिया, और आप इंडिया की सबसे पुरानी एएमसी कंपनी होने के बाद भी 13,000 करोड़ का मार्केट कैप बना पाए। तो आप में कुछ तो दिक्कत वाली बात है, वो हम समझ भी लेंगे अभी क्या दिक्कत वाली बात है। अगर इनका टोटल एयूएम की बात करें तो अब इनका टोटल एयूएम में लगभग लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, 19 लाख 36,000 के आसपास का इनका टोटल एयूएम हो चुका है, जिसमें से अगर म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करें तो वो बढ़ के हो गए 3,10,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ आया 19% और ऑन अ वाई वाई लेवल, और वहीं पैट ग्रोथ आया 39% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो यहाँ पर भी कहानी खत्म हो गई। सेम केस विद आदित्य बिरला एएमसी, क्या आपका आपका ग्रोथ ही नहीं आ रहा, आप इंडस्ट्री से कम लेवल पे ग्रो कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप ऐसे इसको इस तरीके से कंपेयर नहीं करना कि भाई बाकी कंपनियां तो 15-16% पे ग्रो करती हैं, ये 20% पे ग्रो कर रही है। अरे आपको पूरा इंडस्ट्री का मेट्रिक देखना है। अगर बैंक 20, 22, 23% पे ग्रो करे तो वो बहुत अच्छा बैंक माना जाता है। बट अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ 36% की है, 36% की है, उसमें आप 19-20% ग्रो कर रहे हो, तो आप मार्केट शेयर छोड़ रहे हो ना, आपका तो बिजनेस बंद होने की राह पे निकल रहा है ना। अगर आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लेके आगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, अपना स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग करके अपना एनएवी ऊपर नहीं लाओगे, और अपना और तगड़ा इन्फ्लो नहीं लेके आओगे पैसे का, तो आपका धीरे धीरे बिजनेस बंद हो जाएगा। आपका एचडीएफसी एएमसी और निपॉन एएमसी आपका मार्केट शेयर खा जाएंगे, क्योंकि वो आपसे डबल 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 से भी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, है ना। इनके मार्केट शेयर की बात करें तो इनका मार्केट शेयर घट के आ गया 20, जो एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम का एयूएम जो है वो घट के रह गया 25.43%, जो पहले करीबन 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 27% हुआ करता था। वही चीज हमने देखी कि जो दो
जो दो कंपनियां ज्यादा ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही हैं, एचडीएफसी और निपॉन, उन्होंने मार्केट शेयर खींच लिया आदित्य बिरला से और यूटीआई से। जो इसका पहले 27% का मार्केट शेयर होता था, आज वो 25% ही रह गया। अगर म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करूं तो वो रह गया 5.27% का, और पैसिव पैसिव फंड्स की मार्केट शेयर की बात करूं तो वो रह गया सिर्फ 13% का। मतलब तीनों तीनों के तीनों सेगमेंट्स में हमें हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तीनों के तीनों का मार्केट शेयर घटा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप इंडस्ट्री से कम कम पेस पे ग्रो कर रहे हो। एंड अगर इनके सेगमेंटेशन, अच्छा सॉरी, वो निपॉन का नहीं था, निपॉन का नहीं था, वो यूटीआई का था। यूटीआई का 66% कम्स फ्रॉम द पीएमएस बिजनेस। निपॉन का सारा का सारा आता है आपका म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट पे। और निपॉन का एक छोटा सा ऐसा लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट भी है जो वो बाहर जापान वापान में बेचते हैं, और शायद सबसे बड़ी कंपनी भी है निपॉन, है ना। तो इनका इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है पीएमएस का। 66% कम्स फ्रॉम द पीएमएस, 16% आता है म्यूचुअल फंड से, और 16% आता है पीएफएल, यूटीआई पीएफएल वाली स्कीम में से। अगर इक्विटी फंड के एयूएम की बात करूं तो इक्विटी फंड का एयूएम बढ़ा 22% ऑन वाई लेवल। वहां पर पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही है आपकी 57% से, 54-57% से, और यहाँ पर आप बढ़ रहे हो 22% से। तो मतलब बेवकूफी है ना, आपका कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, है ना। इसी इसी वजह से देखोगे कि आप ना धीरे धीरे मार्केट शेयर पे खोते जा रहे हैं। और अगर हाइब्रिड हाइब्रिड फंड की बात करूं, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं कि भाई ये थोड़ा सा डेट भी लेंगे, ये थोड़ा सा सोना भी ले लेंगे, ये थोड़ा सा इक्विटी भी ले लेंगे, ये हर मतलब खिचड़ी बना देंगे। तो खिचड़ी वाले फंड्स का हमारी ग्रोथ आई 30% ऑन अ वाई लेवल। अगर इनका यूएन के थोड़ी सी डिवीजन देखें तो इनका सबसे ज्यादा डिवीजन है तीनों कंपनी में जो B30 सिटी से आता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका स्ट्रॉन्ग है। जो थोड़ा सा मानना भी चाहिए कि भाई इतनी सबसे पुरानी एएमसी कंपनी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। 21% ऑफ देयर एएम कम्स फ्रॉम द B20 सिटीज। अगर पैट की बात करें तो पैट बड़ा कंपनी का 17% ऑन वाई लेवल एंड 51% ऑन क्वार्टर लेवल। और कंपनी का आरओई इंप्रूव कर गया 19% से 22% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 78% का। बट ठीक है भाई, आरओई बढ़ा मतलब कंपनी ने काम तो अच्छा किया। बट आप पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काम देखोगे तो काम अभी भी खराब हुआ है। अगर अगर आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर 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 पूरी क्लास ही पिछड़ी बच्चों की है, पूरी क्लास का एवरेज 50 नंबर है 100 में से, तो अगर आपने 50 में से 60 लिया है तो आप टॉपर हो गए क्लास के। बट अगर एक क्लास ऐसी है जिसमें सारे के टॉपर हैं, सारे के सारे 95% मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो अगर आप 95% मार्क्स लाने वाली क्लास में 80% लाने वाले बच्चे हो गए ना, तो आपको दिक्कत होगी। आप क्लास के सबसे खराब परफॉर्मिंग बच्चों में से हो गए। तो चलिए, ये था, हमने आज तीन तीन एएमसी कंपनी के बारे में बात करी। हमने पूरा एएमसी जो सेक्टर था उसकी चारों कंपनी की बात कर रखी है। एचडीएफसी एएमसी का वीडियो पहले ही बना पड़ा है, और बची हुई जो तीन कंपनियां थी वो हमने आज चलटा दी। तो यही थी कहानी। तो इससे अच्छा एक थोड़ा सा कंक्लूजन भी कर लेते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि एएमसी सेक्टर में अगर देखना है, अभी हम वैल्यूएशन के ऊपर बात ही नहीं कर रहे कि कौन सी कंपनी कितने वैल्यूएशन पे है, सस्ता कौन सा, महंगा कौन सा है। बट अगर बिजनेस मॉडल वाइज समझने जाएं और ये समझना जाए कि धंधा सबसे अच्छा कौन चला रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि निपॉन इंडिया एएमसी और एचडीएफसी एएमसी दो ऐसी कंपनियां हैं जो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, अच्छी पेस पे ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और इंडस्ट्री लीडिंग कंपनियां, मतलब इनसे बेहतर कंपनी कोई भी नहीं। वहीं अगर हम आदित्य बिरला एएमसी की बात करें और यूटीआई एएमसी की बात कर रहे हैं, तो इनका इनका बंटाधारी होता जा रहा है, इनका धंधा खत्म ही होता जा रहा है, क्योंकि अपना मार्केट शेयर यूज करते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपना रेवेन्यू स्पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे। ये अपना रेवेन्यू ही इंडस्ट्री से कम लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्री से आधे पेस पे ग्रो कर रहे हैं। इंडस्ट्री बढ़ रहा है 36% पे, ये बढ़ रहे हैं 18-19% पे। तो ये 50% कम ग्रोथ कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले। तो ठीक है, यही थी बात कहानी एएमसी कंपनीज की। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू। और आगे वीडियो बनाएंगे, और आगे वीडियो बना के और जो भी कंपनी होगी उसको ट्रैक डाउन करेंगे।